मॉर्निंग बच्चों, मैं दुर्गेश मोहन शर्मा कक्षा 12 में आपको इतिहास विषय पढ़ाऊंगा। हमारा जो टॉपिक है आज का है भारतीय इतिहास। लेकिन हम भारतीय इतिहास पढ़ने के पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इतिहास का क्या अर्थ है, ये सारी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है, कितना सारा इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं विश्व इतिहास। विश्व इतिहास। दूसरा हम पढ़ते हैं यूरोप का इतिहास। यूरोप का इतिहास। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। हम पढ़ते हैं राजनीतिक इतिहास। हम पढ़ते हैं धार्मिक इतिहास। और भी बहुत सारे इतिहास के भाग हैं। तो हम विश्व इतिहास में क्या पढ़ते हैं, हम विश्व इतिहास में पूरे संसार के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप के इतिहास में हम यूरोप महाद्वीप के देशों के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में हम संपूर्ण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। और फिर राजनीतिक इतिहास में हम विभिन्न देशों की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। और धार्मिक इतिहास में हम विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज आपके दिमाग में आएगी, सर इतिहास होता क्या है, इतिहास हम किसे कहते हैं, इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इतिहास की उत्पत्ति के संदर्भ में हम भारतीय मत और विदेशी मत दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय मत के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में इतिहास की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या मत है। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के अस धातु लिट लकार और अन्य पुरुष में हुई है। इसका जो संधि विच्छेद है वो है इति धन है प्लस आस, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से ही हुआ हो, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब आप इस शब्द से क्या समझे, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इसको एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, भारत कब आजाद हुआ। तो आप लोगों का जवाब होगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अब आप 15 अगस्त 1947 आपका जवाब और नीचे लिखे हुए शब्दों में ध्यान दो, ऐसा निश्चित रूप से हुआ। क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 का वो दिन है जिस दिन हमारा भारत आजाद हुआ। तो ये दोनों बातें मेल खा रही हैं। इसका मतलब ये हमारे इतिहास को दर्शाती हैं कि इतिहास में ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ है। जब हम इतिहास की परिभाषा करेंगे अभी शब्द की उत्पत्ति के बाद में, तो ये सारी चीज आपको पूर्ण रूप में समझ में आ जाएगी कि मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है और कौन सा शब्द है जिससे विदेशी लोग मानते हैं इतिहास की उत्पत्ति हुई है, साथ साथ हम भी उस चीज को मानते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे हम इतिहास के पिता के रूप में जानते हैं और हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति इतिहास का जनक है, फादर ऑफ हिस्ट्री है। सबसे पहले हम विदेशी मत या अन्य विचारधारा के अनुसार जानेंगे इतिहास शब्द की उत्पत्ति। तो इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड, इसे हम बोल सकते हैं यूनानी भाषा का शब्द
हिस्टोरिया, जिसका अर्थ होता है द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन gathered by investigation। हिस्टोरिया शब्द जो यूनानी भाषा में है उसका शब्द है, उसका जो अर्थ है वो है द नॉलेज एंड इन्वेस्टिगेशन, द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसी सूचना जो हमें छानबीन कर हमने इकट्ठी की है। तो दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं हिंदी में इसे हम कह सकते हैं छानबीन कर इकट्ठी की गई सूचना। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक कौन है। अब तक आपको ये मालूम चल गया होगा कि इतिहास सबसे पहले यूनान नामक देश में लिखा गया, जिसको हम आज ग्रीस बोलते हैं, और वहीं के जो शब्द है यूनानी भाषा का शब्द हिस्टोरिया, जिससे हमारे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। अब है इतिहास के जनक, इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस नामक एक यूनानी व्यक्ति को इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। यह पुस्तक 5वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई। अब आप यहाँ एक ध्यान देंगे, एक शब्द आया है ईसा पूर्व। तो हम जब इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, इतिहास की आपको सर्वमान्य परिभाषा दे दूंगा, जब मैं आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में जो अंतर है वो बताऊंगा, जिससे कि आपको इतिहास पढ़ने में सुविधा होगी। जो हम तिथि क्रम में सालों में जो हम कंफ्यूज होते हैं, नीरसता आती है, वो सारी चीज उससे हमें दूर हो जाएगी और हमें समझ में आएगा कि हम इतिहास में ईसा पूर्व और ईस्वी क्यों लिखते हैं। हिस्टोरिका का विषय क्या था? जो ये किताब लिखी, इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। इस हिस्टोरिका पुस्तक का विषय क्या था? इस पुस्तक का विषय था प्राचीन यूनान के बारे में हमें जानकारी दी गई। साथ साथ इस पुस्तक का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि इस पुस्तक में हमें यूनान के साथ साथ भारत व फारस से संबंधित घटनाओं की भी हमें इसमें जानकारी मिलती है। तो आप ये देखेंगे, हिस्टोरिका एक ऐसी पुस्तक है जो हमें यूनान के साथ साथ फारस व भारत के संबंधों के बारे में हमें बताती है। अब आज के समय में फारस को हम बेटा ईरान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईरान। ईरान भी एक प्राचीन सभ्यता का देश रहा है और वहां से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिली हैं, और इसे हम आज ईरान बोलते हैं। फारस और इसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे इतिहास। शब्द हो गया, इतिहास की उत्पत्ति हो गई। अब हम जानेंगे इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? अगर आप लोगों से सभी से अगर एक सवाल पूछा जाए कि इतिहास किसे कहते हैं, तो सर्वमान्य एक जवाब होगा, इतिहास वह विषय है जो हमें भूतकाल की घटनाओं की जानकारी देता है। तो इतिहास का जो साधारण सा उत्तर है वो क्या हुआ? इतिहास से हमें
भूतकालीन घटनाओं की जानकारी मिलती है। अब एक सवाल आता है, क्या भूतकाल की सारी घटनाएं इतिहास हैं? तो एक विषय विशेषज्ञ के रूप में होने के कारण हम आपको ये बताएंगे कि भूतकाल में घटी हुई सारी घटनाएं इतिहास नहीं है। अब इसका कारण है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो घट जाती हैं, उनके बारे में हमारे पास में कोई भी चीज नहीं होती, उनके बारे में हमारा कोई सोर्स नहीं होते, उस घटना के बारे में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं होते। ऐसी घटनाओं को हम इतिहास की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो फिर किस घटना को हम इतिहास की श्रेणी में रखेंगे? तो हम इतिहास की श्रेणी में उन्हीं घटनाओं को रखेंगे जो निश्चित तौर से घटित हुई हो, जो निश्चित तौर से घटित हुई हो और जिसके बारे में या जिसको जानने के लिए हमारे पास में प्रमाण हो, पुख्ता प्रमाण हो। तो इतिहास की परिभाषा हो गई ऐसा क्रमबद्ध अध्ययन, ऐसा व्यवस्थित अध्ययन जिसमें हम भूतकाल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके हमारे पास प्रमाण होते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं। अब इतिहास कहां से प्रारंभ हुआ और इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, इतिहास विषय की पढ़ाई हम क्यों करते हैं? सबसे पहले हम ये लेंगे इतिहास विषय हम क्यों पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया भूतकाल की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं जो सुव्यवस्थित रूप से हमारे सामने हुई, उन घटनाओं में हमें अच्छाई और बुराई दोनों चीजें देखने को मिलेंगी और उन दोनों चीजों के प्रमाण हमारे पास मौजूद रहते हैं। तो हम, आपने एक कहावत सुनी होगी, हम सब लोगों ने सुनी है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। उस दौरान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। भूतकाल में या अतीत में जिन घटनाओं से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिले या जिन घटनाओं को हम दुखद मानते हैं या ऐसी हमारी कोई गलतियां हो गई, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे भूतकाल में जो गलतियां हुई उसे हम भविष्य में नहीं करें और भविष्य में उन गलतियों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इतिहास पढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर भूतकाल में कोई हमने अच्छी चीज करी है, भूतकाल में अगर हमारे या हमारे देश के द्वारा या किसी के भी द्वारा कोई अच्छी घटना घटी है तो हम उसको पुनरावृत्ति करते रहें। तो ये इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। ये आपका सामान्य परिचय हो गया इतिहास का। अब हमको पढ़ना है भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में जानेंगे, भारत के प्राचीन नाम, भारत के प्राचीन नाम और ये नाम भारत को किसने दिए। ठीक है, सबसे पहले है प्राचीनतम नाम। जम्बू द्वीप। भारत का जो सबसे प्राचीनतम नाम है वो जम्बू द्वीप है। उसके बाद भारत में आर्यों का आक्रमण हुआ। आर्यों ने भारत को आर्यावर्त कहा और इस आर्यावर्त की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। आर्यावर्त की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद एक हमारा संस्कृत भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि यह संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया देवी देवताओं की स्तुति के लिए, और उसकी रचना, ऋग्वेद की रचना किसने की बच्चों? आर्यों ने। तो इसकी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद आर्यों के आने के बाद में हमारे यहाँ ईरानियों का आक्रमण हुआ। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। फिर आए हमारे यहाँ यूनानी। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। आपके पास भारत के 4 नाम आ गए। प्राचीनतम नाम आ गया जम्बूद्वीप। आर्यों के समय में भारत को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। ईरानियों के समय में भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था और यूनानियों के समय में भारत को इंडिया नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में भारत को क्या कहते हैं। संविधान में
भारत के बारे में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। मतलब इंडिया अर्थात भारत। तो हमारे पास भारत के सारे नाम आ गए। प्राचीन काल में जम्बूद्वीप, आर्यों के समय में आर्यावर्त, ईरानियों के समय में हिंदुस्तान, यूनानियों के समय में इंडिया और हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत। अब हम पढ़ेंगे भारत का विस्तार कि प्राचीन काल में क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिससे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ बच्चों है, उस प्रमाण का नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विशाल महासागर तक फैला उप महाद्वीप भारत कहलाता है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महासागर तक फैला हुआ उपमहाद्वीप क्या कहलाता है? भारत। हम भारतीय इतिहास के विभिन्न भागों के बारे में अब जानेंगे। ये हो गया भारत के बारे में जानकारी। अब हम जानेंगे कि भारत में हम कितने प्रकार का इतिहास पढ़ते हैं। तो यह भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला भाग है बेटा प्राचीन भारत। दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत। तीसरा काल है आधुनिक भारत। अब ये हमने कालक्रम लिख दिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इनके भी हम और भाग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा जाता है? प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब हमने प्राचीन भारत को 3 भागों में बांट दिया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या अंतर है? प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिससे हमें पुरावशेष मिले हैं, कोई लिखित सामग्री नहीं मिली। आदि ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमें अवशेषों के साथ साथ लिखित सामग्री मिली, लेकिन जिसे हमें पढ़ नहीं पाए या जिसको हम अभी तक जान नहीं पाए। उसके बाद ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमें अवशेषों के साथ में लिखित सामग्री भी मिली है और वो सारी की सारी सामग्री हमने पढ़ ली है। अब क्या यहीं ये विभाजन खत्म हो जाता है? नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला पाषाण काल और दूसरा ताम्र काल, कॉपर एज। पाषाण काल भी वापस 3 भागों में बटा हुआ है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल।
और उसके बाद है ताम्रयुग। अब यहाँ पर हमने ये सारी चीजें लिख दी, लेकिन आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इनके काल में ये कितने साल पुरानी है, कितना ये आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो यहाँ पर हम तिथियों का निर्धारण करेंगे कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। जो मैंने बीच में आपको बताया था एडी और बीसी, वहां उनको हम यहाँ पर लेके आएंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। जब तक आपको ऐसा लगेगा ये पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है, ये नवपाषाण काल है, ताम्र काल है। इनके नाम से आपको मालूम है पाषाण काल का मतलब वो समय है जब मनुष्य ने पत्थरों का उपयोग किया। ताम्र काल का मतलब वो है जब मनुष्य धातु युग में आ गया। और आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको ये बता दूं कि मनुष्य द्वारा जो सबसे पहले खोजी गई जो धातु थी वो तांबा था। कई बार ये सवाल आता है, बच्चे लोहा लिख देते हैं। लोहा वो है बेटा जो सर्वाधिक मनुष्य के उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन सबसे पहले जो धातु हमारे द्वारा खोजी गई या मनुष्य के द्वारा खोजी गई वो है तांबा। अब हम तिथि क्रम के बारे में देखेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको आज का दिनांक लेता हूं, आज की तारीख लेता हूं। आज है 2020 की हम बात कर रहे हैं, 5 तारीख है, 8वां महीना है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ईस्वी में, ठीक है। इसका दूसरा नाम है कॉमन एरा। लेकिन आज 2020 है, तो कभी 2018 भी रहा होगा, कभी 1000 भी रहा होगा, है ना, कभी 500 भी रहा होगा, कभी 0 भी रहा होगा। अब इसका निर्धारण हमने कैसे किया, मैं एक बार एक टेबल बना देता हूं जिससे आपको थोड़ी चीजें समझ में आएंगी। ये 0 है, इसके बाद में कभी 100 भी रहा, कभी 200 भी हुआ, और बढ़ते बढ़ते आज हम 2020 तक पहुंच गए। तो ये 0 क्या है, ठीक है। हम कौन सा कैलेंडर अभी काम में ले रहे हैं, उससे इस 0 के बारे में हमें मालूम चलेगा। आज के समय में बेटा हम ग्रेगोरियन कैलेंडर काम में ले रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये कैलेंडर किसने बनाया, ईसाइयों ने बनाया, ठीक है। अब ये जो समय है 0 वाला, इसको हम मानते हैं ईसा का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। और इससे पहले का जो शब्द है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब इनको लिखते कैसे हैं, ईसा मसीह के जन्म को पहले हम लिखते हैं बीसी, और जन्म के समय को लिखते हैं एडी, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये सारा ऐसे कैसे रहेगा, हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम यहीं पर आगे लिखेंगे। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म के पहले। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। ये क्या है बेटा, एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है वह साल जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो वह साल जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब आपके दो चीजें तो समझ में आ रही होंगी कि बीसी किसे कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले, एडी किसे कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद में। अब यहाँ तो ध्यान देने योग्य चीज है वो ये है कि एक आरोही क्रम में चलेंगे और एक हम अवरोही क्रम में चलेंगे। अब कौन सा आरोही क्रम में चलता है और कौन सा अवरोही क्रम में चलता है वो चीज हम देखेंगे। तो जो बीसी है वो चलता है अवरोही क्रम में, मतलब घटते से बढ़ता हुआ। और एडी चलेंगे आरोही क्रम में। उदाहरण 0 से 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 2020। यहाँ पर जो हम चलेंगे ये चलेगा 1, 2, 3 और अनादि तक। अब हम जो देखेंगे वो ये तारीखें डालेंगे कि ये पाषाण काल, बुरा पाषाण काल कब था, मध्य पाषाण काल कब था। तो इसके बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। जो बुरा पाषाण काल है उसके बारे में इतिहासकार कोई कोई बोलता है 250 लाख वर्ष पहले से 8000 ईसा पूर्व तक, मतलब 250 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। बहुत लंबा समय है और शायद इतिहास का सबसे लंबा समय इसी को माना जाता है। इस समय मनुष्य शिकारियों के रूप में रहता था, झुंड उसने बना लिए थे, सामाजिकता थोड़ी थोड़ी आ गई थी, लेकिन ये शिकारी के रूप में जगह जगह घूमता रहता था, खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मनुष्य ने पत्थर को रगड़कर आग का आविष्कार किया। उसके बाद में मध्य पाषाण काल, इसको हम मानते हैं 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस काल की, वो है मनुष्य ने जंगली जानवरों को पालतू बनाना भी चालू कर दिया। अब आपके मन में विचार आएगा, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया होगा और उसका साक्ष्य हमें कहां से मिला। तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया। अब उसका साक्ष्य हमें जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिलता है। वहां क्या मिलता है, वहां पर हमें एक समाधि मिली है जिसमें एक मनुष्य की मौत हो गई है, उसके साथ साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो जिससे हमें मालूम चलता है कि मनुष्य ने कुत्ता पालना चालू कर दिया था। अब नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल की विशेषता क्या है, इस समय पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार हुआ। अब आप देखोगे पहिए का आविष्कार हुआ तो नवपाषाण काल का जो समय हम मानते हैं वो मानते हैं 4000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व। अब पहिए के आविष्कार से विश्व इतिहास को एक नई दिशा मिली, मनुष्य के जीवन में गति आ गई। और सबसे पहले पहिए का जो हमने उपयोग किया वो किस रूप में किया, तो आपको मैं बता दूं, कुम्हार के चाक के रूप में किया। गाड़ी घोड़ों में तो हमने पहिए को बाद में काम में लिया। इससे क्या हुआ कि मनुष्य को जब चाक के रूप में लिया तो उन्होंने बर्तन बनाना चालू कर दिया। तो बर्तन बनाने के बाद में क्या हुआ, उनको भंडार, अनाज है जो भंडार करने की सुविधा मिल गई। और इसी समय मनुष्य ने क्या किया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और जब मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात हुई वो क्या हुई कि मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से निवास करने लग गया। क्योंकि कृषि को करने के बाद, उगाने के बाद में उसको जानवरों से सुरक्षा चाहिए होती है, उसके लिए खुदाई, बुनाई आदि बहुत सारे काम करने होते हैं। उन काम को करने के लिए मनुष्य एक जगह रहने लग गया। इससे क्या हुआ, बस्तियां बसने लग गई, ग्रामीण बस्तियों का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण, ताम्रयुग, इसको ताम्रपाषाण क्यों कहा मैंने, इसलिए कहा कि उस समय पाषाण संस्कृति भी चल रही थी, साथ साथ में ताम्र युग भी चालू है। लोगों ने तांबे का आविष्कार कर लिया। जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे शहर क्या है, बहुत ज्यादा विकसित है और बहुत सारे शहर क्या है, ग्रामीण अवस्था में। जैसे आप देशों में भी देखोगे तो अमेरिका जैसे देश बहुत ज्यादा विकसित है और अफ्रीका वाले जो देश हैं वो बेटा आज भी ग्रामीण अवस्था में ही है। ये जो सारी चीजें हैं उस समय में भी थी। पाषाण के साथ साथ तांबे का भी उपयोग होने लगा। इससे क्या हुआ, मनुष्य ने धातु युग में प्रवेश कर लिया।
इसके बाद इसी के साथ हम जोड़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। इस समय हम भारत की दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली रहेगी आपके सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी आएगी आपकी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ऐसा माना जाता है विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है और यहीं के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार किया। क्या किया सिंधु घाटी के लोगों ने? तांबे में टिन मिलाकर कांसे का आविष्कार किया और इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता जो कार्बन पद्धति के अनुसार इसकी डेट मानी जाती है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इससे पहले आपको एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहासकार हमें बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और नदियों में बाढ़ आने के कारण आर्यों के आक्रमण से पहले सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। तो हमें वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतिम छोर काल होता 1750 ईसा पूर्व। तो हमें इस बीच के 250 साल के इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। यह अंधकार वाला युग रहा, इसके बारे में इतिहासकारों को कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद में जब आर्यों ने यहाँ आक्रमण किया, उन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, तो सबसे पहले पंजाब के पास सप्त सैंधव प्रदेश में रहे और इन्हीं के समय में भारत को आर्या व्रत के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। सदी ईसा पूर्व से जो बाद का समय है उसे हम ऐतिहासिक काल के रूप में मानते हैं। यहाँ हमारे इतिहासकारों के बारे में मतभेद है कि कुछ लोग तो इसे 712 ईस्वी तक ही मानते हैं और कुछ इसे 1206 ईस्वी तक मानते हैं। लेकिन हमें तारीखों के सनों के माया जाल में नहीं फंसना। हमें तो सिर्फ इतना मानना है कि ये वो समय था जब भारत में ऐतिहासिक काल को नाम से जाना गया। और इसे ऐतिहासिक काल क्यों माना जाता है कि इसमें उत्खनन में जो सामग्री मिली उसके साथ में हमें लिखित सामग्री भी मिली और वो सारी लिखित सामग्री पढ़ ली गई है। यह लिखित सामग्री हमें अभिलेखों के रूप में, सिक्कों में, शिलाओं पर बहुत सारी जगह मिलती है और यहीं से हमारा इतिहास का विधिवत प्रारंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही महाशक्तियों का उदय होता है और भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ होता है। अब मैंने आपका भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रारंभ होता है, तो भारत में प्रथम नगरीकरण कब हुआ?
भारत में प्रथम नगरीकरण कब हुआ? तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में प्रथम जो नगरीकरण है आज से 2500 साल ईसा पूर्व हुआ। जो सभ्यता अभी हमने पढ़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता, वह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। तो मैंने आपको बता दिया सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और उसके बाद जो नए नए राजवंशों का नए नए नगरों का उदय हुआ वो हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। यहीं के हम आज इस टॉपिक को विराम देंगे और कल हम मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, कुछ आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको शीघ्र ही दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।